अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से मैक्रो इकोनॉमिक्स के 40th लेक्चर में हो रही है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर्स में हमने बात शुरू की थी कि व्हाट इज़ बिहाइंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो फाउंडेशन है उसको हम किस तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स के सर्टन फिनोमिना को जो एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये कहा था कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स फॉर एन इकोनॉमी, एंड देन वी सेड कि इस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के जो फर्दर हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं, दे इंक्लूड द एग्रीगेट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड द नेट एक्सपोर्ट्स। तो पिछले 2 लेक्चर्स में हमने शुरू किया था वन कंपोनेंट ऑफ द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड दैट वाज ऑफ द कंजम्पशन। और हमने ये कहा था कि उस एग्रीगेट कंजम्पशन को पहले अभी तक सिंपली जब हम बात करते थे कंजम्पशन की तो हमने ये कहा था कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। लेकिन पिछले चंद लेक्चर्स में हमने बिहाइंड द सीन जाके इस एग्रीगेट कंजम्पशन की माइक्रो फाउंडेशन या इंडिविजुअल कंजम्पशन को देखने की कोशिश की और उसको फुली एलैबोरेट करने के लिए वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सर्टेन हाइपोथेसिस एंड द थ्योरीज जो कि मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट ने डेवलप किया टू एक्सप्लेन द इंडिविजुअल कंजम्पशन फंक्शन, and from individual consumption function we move towards the aggregate और the economy के consumption function की तरफ। तो आज भी हम इसी ही continuation में consumption के बाद अगले component जो कि हमारा investment का है उसके देखेंगे कि behind the scene जो है माइक्रो लेवल पे investment decision जो है वो किस तरह होते हैं और फिर उसमें से हम economy के लिए किस तरह जनरलाइज किस्म का इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर शुरू करूं, आई वुड लाइक कि वी शुड गो ओवर अगेन व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर, यानी पिछले लेक्चर में हमने जो कंजम्पशन फंक्शन की डिस्कशन की थी उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें एंड देन विल स्टार्ट ऑन द न्यू टॉपिक। तो पिछले लेक्चर में हमने ये कहा कि कंजम्पशन जो है उसकी माइक्रो फाउंडेशन में जब इंडिविजुअल के कंजम्पशन बिहेवियर को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो देयर आर बेसिकली 4 डोमिनेंट थ्योरीज। एक थ्योरी है हमारी केन्स की, उसके बाद है हमारी इरविंग फिशर की इंटरटेम्पोरल चॉइसेस की, एंड देन देयर इज द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस गिवन बाय द एंड्रो मोडिग्लियानी, एंड फाइनली द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ऑफ द मिल्टन फ्रीडमैन। तो लेट्स रिवाइज ऑल ऑफ दिस वन बाय वन वेरी ब्रीफली। केन्स का जो मॉडल है विच इज बेस्ड ऑन द कैजुअल ऑब्जर्वेशन, ही गेव अस 3 कंजेक्चर्स। सबसे पहले उसने ये कहा कि हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि हमारी जो एडिशनल इनकम है या इनकम में जो चेंज आती है उसकी वजह से हमारी कंजम्पशन में जो चेंज आती है मेजर्ड बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है उसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है 0 और 1 के दरमियान। द सेकेंड कंजेक्चर वाज कि हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी C/Y दैट फॉल्स विद द इंक्रीज इन द इनकम लेवल, एंड फाइनली ही सेड कि कंजम्पशन जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द करंट इनकम। जब केन्स के हाइपोथेसिस को मुख्तलिफ एम्पिरिकल स्टडीज ने डेटा सेट के साथ चेक करना चाहा तो बहुत से स्टडीज ने सपोर्ट किया केन्स की इस कंजेक्चर को कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो फॉल करती है बिटवीन 0 and 1। लेकिन जब बात आई एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की, जो स्टडीज दे कुड नॉट एग्जैक्टली शो कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो फॉल करती है विद द इंक्रीज इन द इनकम लेवल। रादर हमारा साइमन कुजनेट ने कलेक्ट किया डेटा सेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड ही सा कि ओवरऑल एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है दैट स्टेज कांस्टेंट, एंड दिस वी कॉल एज द कंजम्पशन पजल। एंड इस कंजम्पशन पजल को फर्दर एलेबोरेट करने के लिए और इसको रिजॉल्व करने के लिए कुजनेट कलेक्टेड द डेटा सेट एंड देन ही सेड कि हाउस होल्ड लेवल पे और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब डेटा सेट कलेक्ट किया गया
तो उसमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो इनकम लेवल के बढ़ने के साथ फॉल कर रही थी, लेकिन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो है हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो मोर और लेस स्टेबल थी। इसलिए ही सेड कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शंस। एक है कि हमारे पास शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन है जिसके साथ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल करती है विद इंक्रीज इन इनकम लेवल। दूसरी तरफ हमारे पास लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन है जिसमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मोर और लेस जो है वो स्टेबल रहती है। इसके बाद हमने बात की इरविंग फिशर की। इरविंग फिशर जो है उसने कहा कि हाउ इंडिविजुअल्स दे कैन मेक देयर कंजम्पशन चॉइसेस, और वो जो कंजम्पशन चॉइसेस है वो इंटरटेम्पोरल, यानी कि उसने डिवाइड किया इंडिविजुअल की लाइफ को इनटू टू टाइम पीरियड्स, एक करंट टाइम पीरियड और दूसरा है फ्यूचर टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड 1 एंड टाइम पीरियड 2। उसने ये कहा कि इंडिविजुअल का कंजम्पशन चॉइसेस जो हैं दे आर बेस्ड ऑन द इनकम लेवल फॉर द बोथ टाइम पीरियड्स। एंड इन ऑर्डर टू एलेबोरेट ऑन हिज कॉन्सेप्ट उसने जो है इंडिविजुअल की बजट कंस्ट्रेंट की बात की, जिसमें उसने ये एक्सप्लेन किया कि इंडिविजुअल की कंजम्पशन जो है then can be divided into two components. एक है करंट कंजम्पशन C1 और एक है फ्यूचर कंजम्पशन या टाइम पीरियड 2 कंजम्पशन विच इज C2। दूसरी तरफ इनकम को भी उसने डिफाइन किया कि करंट इनकम Y1 एंड देन द फ्यूचर और द सेकेंड टाइम पीरियड कंजम्पशन Y2। इन द एब्सेंस ऑफ द इंटरेस्ट रेट, कि अगर इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट ना हो तो फिर हमारे पास C1 plus C2 should be equal to Y1 plus Y2। लेकिन अगर हमारे पास पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट्स हों इकोनॉमी के अंदर तो क्या होगा कि हमारे पास जो बजट कंस्ट्रेंट आएगी, रिसोर्सेज जो है मैक्सिमम जो अवेलेबल होंगे फॉर कंजम्पशन पर्पसेस जो हैं वो हमारे पास होंगे कि Y1 करंट इनकम प्लस हमारे पास जो है डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द सेकेंड टाइम पीरियड इनकम और द फ्यूचर इनकम विच इज Y2 over 1 plus R। और हमने ये कहा कि Y1 plus Y2 over 1 plus R should be equal to C1 which is current consumption plus C2 over 1 plus R which is the discounted value of the future consumption। इस बजट कंस्ट्रेंट के बाद he explained the concept of the indifference curves कि इंडिविजुअल्स जो है अपनी प्रेफरेंसेस बिटवीन द कंजम्पशन फॉर टाइम पीरियड 1 एंड द कंजम्पशन फॉर टाइम पीरियड 2 जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। एक इंडिफरेंस कर्व पे जो भी कॉम्बिनेशन है C1 C2 का दैट गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एज कंपेयर टू अनदर कॉम्बिनेशन ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, यानी कि ओवरऑल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो सेम ही रहता है और इंडिविजुअल इज एज हैप्पी एज ही इज ऑन एनी अदर पॉइंट ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व। लेकिन जो हायर इंडिफरेंस कर्व है दैट गिव्स अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट क्या है, यानी कि इंडिविजुअल जो है वो कहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल करता है, जबकि बजट कंस्ट्रेंट के अंदर या रिसोर्सेज के अंदर भी इंडिविजुअल कंज्यूमर रहे। तो ये हमने कहा कि दिस इज द पॉइंट जहाँ पे बजट लाइन का स्लोप इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। और यहां हमने ये कहा कि बजट लाइन का स्लोप जो है दैट इज इक्वल टू 1 plus R, जबकि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और ये वो पॉइंट होगा जहां पे हमारे पास इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होगा टू दी बजट लाइन। उसके बाद हमने ये कहा कि सपोज हमारे पास इनकम बढ़ गई, तो अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो देन व्हाट हैपेंस विद द इंक्रीज इन द इनकम, बजट लाइन जो है दैट शिफ्ट्स आउटवर्ड। और उसके बाद ये मुमकिन हो जाता है कि हमारा ऑप्टिमम पॉइंट जो है एक हायर इंडिफरेंस कर्व पे सेटल डाउन हो। तो जब हायर इंडिफरेंस कर्व पे सेटल डाउन होता है तो दैट रिजल्ट्स इन मोर कंजम्पशन इन टाइम पीरियड 1 एंड टाइम पीरियड 2। लेकिन जब हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर की विच इज द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट जो है हमारे पास अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसकी वजह से
जो इफेक्ट होता है वो डिकम्पोज कर सकते हैं हम दो तरह के इफेक्ट्स में. एक है हमारा इनकम इफेक्ट और दूसरा है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. इनकम इफेक्ट में इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के साथ क्या होगा कि हमारी कंजम्पशन इन बोथ द टाइम पीरियड्स विल इंक्रीज, पॉजिटिव चेंज इन कंजम्पशन. लेकिन जब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की, तो क्या है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इंडिविजुअल्स जो हैं वो कम कंज्यूम करेंगे और ज्यादा सेव करेंगे ताकि वो उस पे इंटरेस्ट रेट को अर्न करें और फ्यूचर में कंजम्पशन जो है उनकी फिर ज्यादा हो जाएगी बिकॉज ऑफ द एडिशनल सेविंग के Y2 प्लस डिस्काउंट कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ द सेविंग्स, यानी सेविंग प्लस द इंटरेस्ट रेट. तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि हमारी जो फ्यूचर कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगी, बट एट द एक्सपेंस ऑफ द करंट कंजम्पशन. क्योंकि जब इंडिविजुअल सेव कर रहे हैं आज की इनकम में से तो उनकी कंजम्पशन कम हो रही है. तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो नेगेटिव है फॉर द करंट कंजम्पशन. तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो हम देख रहे हैं वो ये होगा कि इनकम इफेक्ट से कंजम्पशन इन टाइम पीरियड 1 एंड कंजम्पशन इन टाइम पीरियड 2 दोनों ही बढ़ जाएंगी. लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कंजम्पशन इन टाइम पीरियड 2 तो बढ़ेगी लेकिन कंजम्पशन इन टाइम पीरियड 1 जो है वो कम हो जाएगी. तो इरविंग फिशर के मॉडल में हमने ये कहा कि कंजम्पशन इज बेस्ड ऑन 2 फैक्टर्स. वन इज द इनकम लेवल एंड द अदर इज द इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि इसमें हम सेविंग एंड फ्यूचर कंजम्पशन के आइडिया को एनहांस करते हैं कि जब हमारे पास पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट्स होते हैं. बेस्ड ऑन द इरविंग फिशर मॉडल हमने 2 और थ्योरीज भी यूज की इन ऑर्डर टू सॉल्व द साइमन कुजनेट्स पजल. और उनमें से एक थ्योरी थी हमारी एंडो मडिग्लियानी की लाइफ साइकिल थ्योरी, जिसमें उसने ये कहा कि इंडिविजुअल्स जो है अपने कंजम्पशन जो है एक स्मूथ पैटर्न उसका मेंटेन करना चाहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम. अब सेविंग जो है वो एक मैकेनिज्म है जो कि हाई इनकम टाइम पीरियड से इनकम को शिफ्ट करता है टुवर्ड्स द लो इनकम टाइम पीरियड, ताकि एक स्मूथ कंजम्पशन का पैटर्न जो है वो मेंटेन रखा जा सके. तो अल्टीमेटली व्हाट वी ऑब्जर्व इज कि इंडिविजुअल्स अपने पीक वर्किंग टाइम में से कुछ सेविंग्स लेते हैं, कुछ सेव करते हैं, सारे का सारा कंज्यूम नहीं करते, और उसके बाद वो जो है अपने दूसरे टाइम पीरियड में जो कि आफ्टर रिटायरमेंट है उसमें जो है वो उसको स्पेंड करते हैं एंड ओवरऑल स्मूथ कंजम्पशन पैटर्न और स्मूथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना चाहते हैं. तो इसमें जब हमने बात की कंजम्पशन की तो हमने कहा कंजम्पशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन द वेल्थ एज वेल एज द इनकम लेवल. और हमने कहा कि इंडिविजुअल की कंजम्पशन सी जो है दैट इज इक्वल टू कि कितना प्रोपोर्शन यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आउट ऑफ वेल्थ प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आउट ऑफ द इनकम, वो दोनों मिलके जो है कंजम्पशन में चेंजेस को डिटरमाइन करते हैं. तो हमारे इस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस में लाइफ साइकिल मॉडल में क्या हुआ कि व्हेन वी वर ट्राइंग टू एक्सप्लेन एंड सॉल्व द पजल, कंजम्पशन पजल, तो हमने कहा कि शॉर्ट टाइम पीरियड में वेल्थ डज नॉट चेंज. इसलिए जब हमारी इनकम बढ़ती है तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो फॉल कर जाती है. लेकिन दूसरी तरफ जब हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो उसमें जब इनकम बढ़ती है तो उसके साथ साथ वेल्थ भी बढ़ जाती है. इसलिए एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ एंड प्लस इंक्रीज इन इनकम जो है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम गिव्स अस अ स्टेबल एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो इस तरह जो है वो ये कंजम्पशन पजल उन्होंने सॉल्व की. एंड दे आल्सो ट्राइड टू एक्सप्लेन कि अगर हम एक स्मूथ पैटर्न ऑफ कंजम्पशन रखना चाहते हैं तो इनिशियल वर्किंग पीरियड में जो कि पीक वर्किंग टाइम ऑफ द लाइफ है उसमें से इंडिविजुअल सेव करेंगे, दे विल कंज्यूम लेस एंड दे विल सेव. और दूसरी तरफ जब रिटायरमेंट का टाइम आएगा तो उस वक्त इंडिविजुअल की वेल्थ आउट ऑफ द सेविंग जो है वो भी मैक्सिमम एक्यूमुलेशन हो जाएगी. तो फिर उस वक्त अर्निंग करंट इनकम जो है वो जीरो हो जाएगी और उस एक्यूमुलेटेड वेल्थ में से जो है वो कंजम्पशन जो है वो डिस सेविंग की शक्ल में पूरी होती रहेगी. एंड देन फाइनली वी टॉक्ड अबाउट द मिल्टन फ्रीडमैन्स परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस.
और उस हाइपोथेसिस में हमने ये कहा कि अगेन द बेसिस वाज द इरविंग फिशर्स लाइफ टाइम इनकम टाइप स्टफ, कि इंडिविजुअल जो है अनलाइक द केन्स थ्योरी डज नॉट बेस द कंजम्पशन ऑन द करंट इनकम ओनली, रादर मिल्टन फ्रीडमैन सेड कि हम इनकम को दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, एक पोर्शन है हमारा परमानेंट इनकम और दूसरा पोर्शन है हमारा ट्रांजिटोरी इनकम। परमानेंट इनकम इज अ काइंड ऑफ एन एवरेज इनकम जो कि आपकी लाइफ टाइम में कंटिन्यू करती है। ट्रांजिटोरी इनकम इज अ पॉजिटिव नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम दैट एवरेज इनकम। कभी आपको बोनस मिला तो आपकी इनकम बढ़ गई, किसी और वजह से लॉस हुआ तो आपकी इनकम जो है वो कम हो गई। लेकिन इंडिविजुअल ने जब कंजम्पशन डिसीजन करना है तो इंडिविजुअल जो है फोकल पॉइंट जो है वो रखता है परमानेंट इनकम को, और इसकी मदद से फ्रीडमैन ने जब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को डिफाइन किया तो अगेन ही सेड कि पहले हमारा कंजम्पशन फंक्शन है कि y इज इक्वल टू अल्फा टाइम yp, यानी कि हमारी कंजम्पशन इज डिपेंडेंट ओनली ऑन दी परमानेंट इनकम। इसलिए जब हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करते हैं तो देन वी टॉक अबाउट कि हमारा ये परमानेंट इनकम विच इज अल्फा yp डिवाइडेड बाय y, दैट इज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फिर उन्होंने भी कंजम्पशन पजल को सॉल्व करने के लिए ये कहा कि जब हमारी इंक्रीज इन इनकम इज हायर देन द परमानेंट इनकम, यानी ट्रांजिटोरी इनकम का पोर्शन बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या है कि हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो फॉल करती है इन द शॉर्ट रन। एंड देन अगर हमारे पास इंक्रीज इन इनकम इज लेस देन द परमानेंट इनकम तो हमारी शॉर्ट रन में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो स्टेबल रहती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजेज एंड द डिक्रीजेज इन शॉर्ट रन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इंक्रीजेज डिक्रीजेज जो है वो कैंसिल आउट करके हमें एक स्टेबल एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देती हैं इन द लॉन्ग रन। तो ही हैज आल्सो सॉल्व द कंजम्पशन पजल विद द आइडिया ऑफ द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। और फाइनली वी टॉक्ड अबाउट द रैंडम वॉक कंजम्पशन थ्योरी गिवन बाय द डेविड हॉल। उसमें उसने कंबाइन किया रैशनल एक्सपेक्टेशन के हाइपोथेसिस को विद द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। And he said कि we can say कि consumption जो है it follows a random walk। तो ये तो थी हमारी consumption की थ्योरी। अब आज के लेक्चर में similar to the consumption we are looking at the second component of the aggregate expenditure which is that of the investments। तो इसमें हम देखेंगे कि पहले माइक्रो लेवल पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो किस तरह होते हैं एंड देन फ्रॉम देयर एग्रीगेट या इकोनॉमी लेवल पे इन्वेस्टमेंट को किस तरह हम डिटरमिन करते हैं या हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है वो किस तरह हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जब हम बात करेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स माइक्रो लेवल की तो उससे पहले वी नीड टू टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, और उसमें हम बात करेंगे कि हमारे पास जो है बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट इज वन कैटेगरी, देन वी हैव द रेजिडेंशियल फिक्स इन्वेस्टमेंट्स एंड देन विल टॉक अबाउट द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो आज के लेक्चर में विल सिंपली फोकस ऑन द फर्स्ट टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स व्हिच इज द बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स, और इस सिलसिले में हम बात करेंगे रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की एंड देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, और जो मॉडल हम यूज करेंगे दैट विल बी ऑफ द न्यू क्लासिकल मॉडल। सारी ही तरह के जो हमारे पास टाइप्स हैं इन्वेस्टमेंट्स की उन सब के लिए हम मॉडल यूज करके बेसिकली हम ये देखना चाहेंगे कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है नेगेटिवली क्यों रिलेटेड है इंटरेस्ट रेट के साथ, और हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है वो किस तरह शिफ्ट करता है, और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो बूम में क्यों बढ़ती है और रिसेशन में इन्वेस्टमेंट जो है वो क्यों कम हो जाती हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर इनसे कि वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ के इन्वेस्टमेंट्स हमारी क्या है। जब भी हमने इकोनॉमी में चेंजेस को ऑब्जर्व करना होता है, वी टॉक अबाउट कि बूम इज टेकिंग प्लेस और द रिसेशन इज टेकिंग प्लेस, तो इनमें फ्लक्चुएशंस में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो दैट इज ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने या कम होने की वजह से इकोनॉमी में बूम एंड रिसेशन के सिनेरियो जो हैं वो डेवलप होते हैं। और इस बूम और रिसेशन के अंदर बिफोर वी गो इनटू द डिटेल हम ये देखना चाहेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उनकी क्या मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं।
لیکن اس مختلف قسم کی ٹائپ سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ہم نے جو ابھی تک انویسٹمنٹ کا جو ڈسکشن کی تھی پچھلے چند ایک لیکچرز کے اندر، تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ایگریگیٹ لیول پہ کہ ہمارا انویسٹمنٹ جو ہے دیٹ از اے فنکشن آف دی ریئل انٹرسٹ ریٹ، اور اس میں ہم نے ریلیشن شپ بھی رکھا تھا نیگیٹو ریلیشن شپ۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ جب ریئل انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا تو ہماری انویسٹمنٹس لیول جو ہے وہ کم ہو جائیں گی، اور جب ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا تو انویسٹمنٹ بڑھ جائے گی۔ ان ادر ورڈز ہمارا انویسٹمنٹ کا اور ریئل انٹرسٹ ریٹ کا ایک نیگیٹو یا انورس ریلیشن شپ تھا۔ اور اسی سلسلے میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تو وی یوز دیٹ ISLM ماڈل، اور دیٹ سمپل ISLM ماڈل جو ہے اس نے بھی ہمارے پاس جو ریلیشن شپ دیا انویسٹمنٹس کا اور انٹرسٹ ریٹ کا، دیٹ واز اے نیگیٹو ریلیشن شپ۔ ہمارے پاس جو مختلف قسم کی انویسٹمنٹس ہیں، بزنس فکس انویسٹمنٹس ہیں، ہمارے پاس ریزیڈینشیل فکس انویسٹمنٹ ہے، اینڈ انوینٹری انویسٹمنٹس ہیں، اور ان تینوں ماڈل میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بیسیکلی کیا کیا ماڈل ہم ان تینوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ان تینوں کے لیے جو ہم ماڈل یوز کریں گے ان کو جو ایشوز ہینڈل کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے ہم یوز کر چکے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ اور انویسٹمنٹ کا نیگیٹو یا انورس ریلیشن شپ ہے، تو یہ ماڈل بھی دے شوڈ ٹرائی ٹو ایکسپلین دیٹ ریلیشن شپ کہ وائی انٹرسٹ ریٹ اینڈ دی انویسٹمنٹ دے آر نیگیٹولی ریلیٹڈ۔ اینڈ نمبر 2 پہ آفٹر کے ریلیشن شپ از دیئر، واٹ آر دی فیکٹرز جو کہ شفٹ کرتے ہیں ہمارے انویسٹمنٹ فنکشن کو۔ اینڈ فائنلی جو ہے بومز اینڈ ریسیشن جو ہے، ہاؤ انویسٹمنٹ جو ہے دیٹ پلیز اے رول ان این اکانومی فار دی کنڈیشنز آف بومز اینڈ دی ریسیشنز۔ تو جب ہم ان 3 ٹائپس آف انویسٹمنٹس کی بات کرتے ہیں تو پہلا انویسٹمنٹ کا جو ہے دیٹ از آف دی بزنس فکسڈ انویسٹمنٹ۔ تو بزنس فکسڈ انویسٹمنٹس میں ہم بات کرتے ہیں ایسی انویسٹمنٹس جو کہ بزنسز انڈر ٹیک کرتی ہیں ان آرڈر ٹو پروڈیوس گڈس اینڈ سروسز، اور وہ جو ہیں دے ول اسٹے ان دا بزنس بیکاز وی آر سیئنگ فکسڈ فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم، اور ان سے جو سروسز ہیں ان دا پروڈکشن پروسیس we will be getting those services for a longer period of time. اور یہ جو ہے business fixed investment جو ہے they are the largest components of the investment in an economy. Approximately 75% of the investments جو ہیں they take place in the business fixed investment. Then is the second category، اور وہ second category ہے ہماری that of the residential fixed investment. اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ investments on the housing either by the house owners or the landlords. House owners جو ہیں they make an investment to get the benefit of living in that house for a longer period of time, اور the landlords جو ہیں they make an investment in the purchases of the houses تاکہ وہ اس کو rent out کر کے ایک smooth income جو ہے for the time to come generate کریں۔ Then is the third category، اور وہ جو تیسری category ہے that is of the inventory investments۔ اب یہ ہے انوینٹری انویسٹمنٹ میں ہمارے بزنسز جو ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں ان ڈفرنٹ کائنڈز آف انوینٹریز، را مٹیریل، ورک ان پروسیس اینڈ دی فنش گڈ۔ را مٹیریل میں وین ایور دے نیڈ سرٹن انوینٹری فار دا پروڈکشن آف گڈز اینڈ سروسز دے ڈو میک پرچیزز ان بلک، اور وہ انویسٹمنٹ جو ہے ان را مٹیریل اینڈ دی ادر انوینٹریز جو ہے دے آر کیٹیگرائزڈ انڈر دی انوینٹری انویسٹمنٹ۔ دین دی ورک ان پروسیس کے جب ورک از ٹیکنگ پلیس on the raw material but it is not yet in the finished form, we call that inventory is the work in process inventory. And finally once the goods have been produced، تو جب تک وہ گڈس جو ہیں وہ سیل نہیں ہو جاتی مارکیٹ پلیس میں تو ہم کہتے ہیں کہ دس از دی انویسٹمنٹ بائی دی بزنسز ان دی فنش گڈس انوینٹری۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا ڈسکشن فرام دی بزنس فکسڈ انویسٹمنٹس، کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری جو بزنس فکس انویسٹمنٹس ہیں اس دی لارجسٹ کمپوننٹ آف دی ٹوٹل انویسٹمنٹس۔ اب اس سینیریو میں ہم 2 طرح کی فرمز کی بات کریں گے۔ ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ہم اپنے فرمز کو 2 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک کیٹیگری ہے ہماری جو کہ پروڈیوسرز کی ہے، پروڈیوسرز فرم، پروڈکشن فرمز، اور دوسری جو ہے کیٹیگری ہماری وہ ہے رینٹل فرمز۔ اب جو پروڈکشن فرمز ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ کیپٹل رینٹ کرتی ہیں فرام دی رینٹنگ فرمز اینڈ دین دے یوز اٹ ان دا پروڈکشن پروسیس۔
दूसरी तरफ जो रेंटल फर्म्स हैं, दे मेक इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल गुड्स, यानी उनको परचेज करती हैं और फिर वो रेंट आउट कर देती हैं टू द प्रोड्यूसिंग फर्म और द प्रोडक्शन फर्म्स। जब हम रियल लाइफ सिनेरियो में देखते हैं तो देयर इज नो नीड बेसिकली कि हम जो है इन फर्म्स को डिवाइड करें प्रोडक्शन फर्म्स में और द रेंटल फर्म्स में। रादर मोस्ट ऑफ द टाइम सेम फर्म जो है वो अंडरटेक करती है वही का वही प्रोडक्शन प्रोसेस। और जो मॉडल हम यूज करेंगे दैट इज ऑफ द न्यू क्लासिकल मॉडल, एंड दैट वी हैव पुट ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड कि हमारी बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट जो है इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम फैक्स मशीन्स टू द फैक्ट्रीज एंड कंप्यूटर्स टू द कंपनी कार्स। The standard model of business fixed investment is called the neoclassical model of investment, or this examines the benefits and cost of owning capital goods. There are three variables which can shift our investments, और उसमें हम जो use कर रहे हैं these variables are the marginal product of capital, the interest rates and the tax rules. Marginal product of capital है, इसका concept हमने पिछले चंद एक lectures में भी discuss किया था कि जो हम कैपिटल की अमाउंट को बढ़ाते चले जाएं और दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इफ वी होल्ड कांस्टेंट तो क्या होता है कि उसकी वजह से जो आउटपुट में इजाफा होता है बाय वन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल दैट इज नोन एज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो हम ये कह रहे हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो है वो किस तरह शिफ्ट कर सकती है हमारे इस प्रोडक्शन फंक्शन को या इस कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में क्या रोल प्ले करती है। और फिर देन वी आर डेफिनेटली फोकसिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट्स एंड देन फाइनली ऑन द टैक्स कट्स। अब इस आइडिया को एलेबोरेट करने के लिए जैसे मैंने पहले कहा कि वी डिवाइड आवर फर्म्स इनटू टू ग्रुप्स, एक है हमारा प्रोडक्शन ग्रुप्स और दूसरा है हमारा रेंटल ग्रुप। प्रोडक्शन ग्रुप जो है बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि फर्म्स वो हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं बट वो रेंट करती हैं फ्रॉम द रेंटल फर्म्स, और रेंटल फर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करती हैं इन दोज गुड्स एंड सर्विसेज, उनको परचेज करती हैं और उनको रेंट आउट कर देती हैं टू द प्रोडक्शन फर्म। और यही है कि इन रियलिटी जो है मोस्ट ऑफ द फर्म्स दे परफॉर्म बोथ द फंक्शंस फॉर देमसेल्व्स। वी डू नॉट सेग्रीगेट द फर्म्स इनटू दीज टाइप ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। अब टू स्टार्ट आवर डिस्कशन तो हम सबसे पहले जो है वो फोकस कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन फर्म्स के ऊपर, और जब हम प्रोडक्शन फर्म्स पे फोकस कर रहे हैं कि वो कितनी जो है कैपिटल यूज करेंगे इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज बेस्ड ऑन द रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल। द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल इज कि ये फर्म्स जो हैं कैपिटल की सर्विसेज को यूज करने के लिए हाउ मच डू दे पे, और अगर हम ये कहें कि R इज द रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल देन वो कितना कैपिटल यूज करेंगी, इट इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि जो प्राइस है या कॉस्ट है दैट इज द रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल, लेकिन दूसरी तरफ जो बेनिफिट है दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कि यानी उस कैपिटल को यूज करके वो कितना आउटपुट में इजाफा कर सकती हैं, दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। अब अगर हम कहें कि एक ये जो फर्म है उसकी एक तरफ तो प्राइस है कैपिटल की विच इज R, और दूसरी तरफ जो फर्म प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है उसका प्राइस लेवल इज द P। द रियल कॉस्ट ऑफ ए यूनिट ऑफ कैपिटल टू द प्रोडक्शन फर्म विल बी R over P, and the real benefits of a unit of capital is the marginal product of capital MPK, which is the extra output produced with one more unit of capital. हमारी MPK which is the marginal product of capital, जो हम capital का quantity बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारी marginal product of capital जो है वो fall करती चली जाएगी। अगर हमारा capital कम होगा तो diminishing returns के बेसिक प्रिंसिपल के तहत हमारी मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा होगी। जो हम कैपिटल को बढ़ा देंगे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो है दैट विल स्टार्ट फॉलिंग। सो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट हमारा मार्जिनल रूल क्या होता है?
Rule is कि where marginal benefit is equal to marginal cost, that is the optimum amount of that factor of production. तो यहाँ पे भी जब हमारे पास benefit है, that is the marginal product of capital. जो cost है, real rental cost, that is R over P. So here the firm will be maximizing profit at a point where marginal product of capital is equal to R over P. The firm will keep on renting the capital until marginal product of capital is exactly equal to the real rental cost of capital R over P. Hence, this marginal product of capital, which is a downward sloping curve, it gives us a demand curve which is negatively sloped. While at a point in time, the amount of capital in an economy is fixed. When we need to talk about the supply, then the supply is fixed because the amount of capital is fixed, therefore the supply is fixed. तो ओवरऑल जब हम बात करना चाहते हैं डिमांड एंड सप्लाई की, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो है दैट गिव्स अस द डिमांड फॉर कैपिटल का, और दैट वी हैव डिस्प्लेड ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राफ कि रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल जो है उसमें हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एंड दूसरी तरफ है रियल रेंटल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल आर ओवर पी। आज जब हम देखते हैं कि कैपिटल की डिमांड और कैपिटल की सप्लाई, तो डिमांड जो है, डिमांड कर्व इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। जैसा कि स्लाइड पे हमारे पास कैपिटल स्टॉक वी हैव टेकन ऑन द एक्स एक्सिस एंड द रियल रेंटल प्राइस जो है वी हैव टेकन ऑन द वाई एक्सिस। डिमांड फॉर द कैपिटल इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ज्यों हमारा कैपिटल स्टॉक बढ़ता चला जाता है, हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल फॉल करती चली जाती है। जब हम कैपिटल सप्लाई की बात करते हैं, एट वन गिवन पॉइंट इन टाइम हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल इन एन इकोनॉमी जो है वो फिक्स होता है। फॉर अ फर्म अगेन दैट इज फिक्स्ड। माइक्रो एंड मैक्रो दोनों लेवल्स पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हमारे पास कैपिटल स्टॉक जो है वो फिक्स्ड होता है। इसलिए जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो व्हाट वी गेट हियर इज अ वर्टिकल सप्लाई ऑफ कैपिटल का, सो दैट वी हैव रिफ्लेक्टेड। अब इसमें हमारे पास ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक जो है इक्विलिब्रियम लेवल इज एट के बार। अब ये जो रोल ऑफ द रियल रेंटल प्राइस आर ओवर पी इज कि ये एडजस्ट करता है टू ब्रिंग द सप्लाई एंड द डिमांड ऑफ कैपिटल इक्वल टू द ईच अदर। अब जिस पे हमारे पास जो के बार इज द पॉइंट वेयर कैपिटल डिमांड एंड द कैपिटल सप्लाई इज इक्वल टू ईच अदर, सो दैट इज द रियल रेंटल प्राइस ऑफ द कैपिटल। अब अगर लेट्स अज्यूम कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो है दैट इज हायर देन द रियल रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल, तो क्या होगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज हायर, सो विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द कैपिटल यूसेज टिल द पॉइंट कि हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द मोर कैपिटल स्टार्ट्स फॉलिंग, एंड दैट इज इक्वल टू द मार्जिनल रियल रेंटल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इतना फॉल कर जाता है कि वो रियल रेंटल कॉस्ट आर ओवर पी के बराबर हो जाता है। दूसरी तरफ क्या है कि अगर हम बात करें एक सिनेरियो की कि जिसमें हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज लेस देन द रियल रेंटल कॉस्ट, तो क्या होगा, विल कट डाउन ऑन द कैपिटल यूसेज, और उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, एंड अल्टीमेटली जो हमारा इक्विलिब्रियम होगा उसमें एडजस्टमेंट कहाँ से आ रही है, रियल रेंटल प्राइस की, और वो डिमांड एंड सप्लाई को एक दूसरे के बराबर रखता है। In order to elaborate this concept of the real rental cost of capital, we need to look at a production function. तो नॉर्मली जो हम प्रोडक्शन फंक्शन यूज करते हैं दैट इज ऑफ द कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन सर्व्स as a good approximation of how the actual economy turns capital and labor into goods and services. तो हमारा जो कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, we can write it down as y is equal to a k to the power alpha L to the power 1 minus alpha, where y is the output, k is the capital, L stands for labor, and a is a parameter which measures the level of technology, and alpha is a parameter which
varies between 0 and 1 and it measures the capital shares of the output کہ how much آپ کا جو capital ہے that is contributing to the output. اب اگر ہمارے پاس یہ کاپ ڈگلس پروڈکشن فنکشن ہے جس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ سپوز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے گیون ٹیکنالوجی لیول اے, تو ہمارے پاس جو دو پروڈکشن کے ہمارے پاس جو ویریبلس ہیں یا فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں وہ ہیں ہمارے پاس لیبر اور کیپٹل. آج ہمارا جو فوکس ہے دیٹ از موسٹلی آن دی کیپٹل. اس لیے اگر ہم اس کاپ ڈگلس پروڈکشن فنکشن سے مارجنل پروڈکٹ آف کیپٹل کیلکولیٹ کرنا چاہیں, میننگ دیئر بائی کہ ہم ایزیوم کریں کہ ٹیکنالوجی بھی اور لیول آف لیبر جو ہے, اماؤنٹ آف لیبر جو ہے وہ بھی فکسڈ ہے, تو ہماری آؤٹ پٹ جو ہے وہ کس طرح چینج ہوتی ہے کیپٹل کے لیول کو چینج کرنے سے. تو وی کین ایکسپریس اٹ جسٹ لائک دس کہ ایم پی کے از اکول ٹو الفا ٹائمز اے انٹو ایل اوور کے ٹو دی پاور 1 مائنس الفا. سنس وی ہیو سیٹ کہ ہمارے پاس ایکولیبریم میں ریئل رینٹل پرائس آر اوور پی برابر ہو جاتی ہے ایم پی کے, دیئر فور اسی کو ہم اس طرح بھی ایکسپریس کر سکتے ہیں کہ وی کین سے آر اوور پی از اکول ٹو الفا ٹائمز اے انٹو ایل اوور کے ٹو دی پاور 1 مائنس الفا. یعنی کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ایم پی کے کو ریپلیس کر دیا ہے ود آر اوور پی. ابھی پیچھے ہم نے یہ کہا تھا کہ فرم جو ہے اس کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس جو ہے وہ اس کو یہ بتاتا ہے کہ کتنا کیپٹل یوز کرے, وہ ہوگا جہاں پہ آر اوور پی ریئل رینٹل کاسٹ آف کیپٹل از اکول ٹو دی مارجنل پروڈکٹ آف کیپٹل. سو دیٹ وی ہیو شون ہیئر کہ ہمارے پاس آر اوور پی از اکول ٹو الفا ٹائمز اے انٹو ایل اوور کے ٹو دی پاور 1 مائنس الفا. سو دس بیسیکلی ایکسپلینس دی ویریبلس کہ کون کون سے ویریبل جو ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں مارجنل پروڈکٹ آف کیپٹل کو, یا دوسری طرف جو ہے ریئل رینٹل کاسٹ آف کیپٹل. دی لوور دی اسٹاک آف کیپٹل دی ہائر دی ریئل رینٹل پرائس آف کیپٹل. یعنی جب ہم اسٹاک آف کیپٹل کو اور ریئل رینٹل پرائس آف کیپٹل کے ریلیشن شپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیر از اے نیگیٹو ریلیشن شپ کہ اگر ہمارا اسٹاک آف کیپٹل بڑھ جائے گا تو ریئل رینٹل پرائس آف کیپٹل جو ہے وہ کم ہو جائے گی. دین ایز دی سیکنڈ فیکٹر دی گریٹر دی اماؤنٹ آف لیبر امپلائڈ دی ہائر دی ریئل رینٹل پرائس آف کیپٹل, کہ اگر ہم جو ہے وہ زیادہ لیبر یوز کریں گے وچ مینس کہ ہمارا کیپٹل کی اماؤنٹ جو ہے یوز ان پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو گئی, دیئر فور ریئل رینٹل کاسٹ آف کیپٹل ول انکریز. تو لیبر کے ساتھ ریئل رینٹل کاسٹ آف کیپٹل از positively related. Then is the third factor and that is of the technology. The better the technology, the higher the real rental price of capital. اب اس سارے سے ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے آؤٹ پٹ لیول جو ہے اس میں 3 فیکٹرز آف پروڈکشن ہے, ایک ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی, ایک ہے لیبر اور ایک ہے کیپٹل. اور بیسڈ آن دیٹ کاسٹ بینیفٹ پرنسپل کہ real rental cost of capital should be equal to the marginal product of capital in equilibrium, we come up with the conclusion کہ ہمارا real rental price of capital جو ہے that is negatively related with the capital, amount of capital, but it is positively related with the amount of labor and the level of technology. دوسری طرف اگر ہمارے پاس کوئی ایسے ایونٹس اکر کرتے ہیں اکانومی میں کہ جس کی وجہ سے نمبر 1 یہ ہے کہ ہمارا اسٹاک آف کیپٹل کم ہو جائے, یا دوسری طرف ہمارے پاس امپلائمنٹ بڑھ جائے, اور فائنلی اگر ہماری ٹیکنالوجی جو ہے وہ امپروو کر جائے, تو ان ساری ایکسٹرنل شاکس کی وجہ سے بھی ہماری ریئل رینٹل پرائس آف کیپٹل جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اوور آل ہم جب بات کرتے ہیں کہ رینٹل فارمز کی تو ہم بات کر رہے ہیں ایسی فارمز کی جو کہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ کی پروڈکشن کے اندر کیپٹل کو یوز کرتی ہیں بٹ دے رینٹ اٹ آؤٹ. اور پھر ہم نے یہ کہا کہ ریئل رینٹل پرائس آف کیپٹل جو ہے وہ کس پہ ڈپینڈ کرتی ہے, اینڈ دین وی سیڈ کہ دیر آر 3 مین کمپوننٹس, کیپٹل کا لیول, لیبر کا لیول اینڈ ٹیکنالوجی کا لیول. لیبر اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ریئل رینٹل پرائس آف کیپٹل پازیٹیولی ریلیٹڈ ہے, اور کیپٹل کے ساتھ
real rental price of capital is negatively related. अब हम बात करना चाहेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, यानी हम फोकस जो है वो फिक्स कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स टू अनदर टाइप ऑफ फर्म्स जो कि हमारे पास रेंटल फर्म्स हैं. अब ये जो रेंटल फर्म्स हैं बेसिकली ये इन्वेस्ट करती हैं इन द कैपिटल गुड्स, परचेज करती हैं, और लेटर ऑन बाय अजम्पशन हमने ये कहा कि ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद इनको रेंट आउट कर देती हैं टू दी प्रोडक्शन फर्म्स को. तो जब ये प्रोडक्शन फर्म्स को रेंट आउट करती हैं, लेकिन उससे पहले ये है कि उन्होंने ये देखना है कि वो खुद कितना कैपिटल जो है उसमें इन्वेस्ट करें. तो इसको डिटरमिन करने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब ये जो हमारी रेंटल फर्म्स हैं, जस्ट लाइक द कार रेंटल फर्म्स, जैसे मैंने पहले कहा कि वो इन्वेस्ट करती हैं, वो परचेज करती हैं, तो जिस तरह कार रेंटल फर्म्स रेंट आउट कर देती हैं टू दी कस्टमर्स, तो ये भी मशीनरी जो है, ये कैपिटल जो है, ये रेंट आउट कर देती हैं टू दी प्रोडक्शन फर्म्स. सो लेट्स कंसीडर द बेनिफिट एंड द कॉस्ट ऑफ ओनिंग द कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे भी जो हमारा फाइनल डिसीजन होगा कि वो कितना इन्वेस्ट करें, अगेन इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस. तो हियर द बेनिफिट ऑफ द ओनिंग कैपिटल इज द रियल रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि हमारी प्रोडक्शन फर्म्स हैं, उनके लिए रियल रेंटल प्राइस ऑफ द कैपिटल इज द कॉस्ट दे आर पेइंग, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी है हमारे पास रेंटल फर्म्स जो कि इन्वेस्ट कर रही हैं इन कैपिटल के अंदर, तो उनके लिए उससे जो बेनिफिट है दैट इज द रियल रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल. जबकि जब हम प्रोडक्शन फर्म्स की बात कर रहे थे तो उनके लिए बेनिफिट था मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि वो कैपिटल को यूज करके आउटपुट प्रोड्यूस कर रही थी और उनकी कॉस्ट थी रियल रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल. लेकिन जहां पे हमारे पास रेंटल फर्म्स के लिए वही रियल रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल R over P is the benefit. Now let's look at the cost side of it. अब जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास इन फर्म्स के लिए, रेंटल फर्म्स के लिए कॉस्ट के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं और इसमें हमने 3 मेजर कंपोनेंट्स को डिफाइन किया है. एंड वी आर सेइंग कि देयर आर 3 कंपोनेंट्स फॉर दीज फर्म्स हु आर इन्वेस्टिंग इन द कैपिटल गुड्स फॉर ईच टाइम पीरियड. जो सबसे पहला कंपोनेंट है दैट इज ऑफ द इंटरेस्ट कॉस्ट, कि जब वो इन्वेस्ट करती हैं दे परचेज द कैपिटल, तो वो लेट्स अज्यूम कि वो बोरो करती हैं फंड्स टू मेक एन इन्वेस्टमेंट फॉर परचेजिंग द कैपिटल गुड. तो जब वो बोरो करती हैं तो उस बोरोइंग के ऊपर दे हैव टू पे सर्टेन इंटरेस्ट, आई इज द इंटरेस्ट. तो जो पहली हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बराबर होगी आई इंटू पी के. पी के हम कहते हैं लेट्स सपोज इज द प्राइस ऑफ कैपिटल, तो वो इतना ही बोरो करेंगे कि जितना के उस कैपिटल गुड की प्राइस होगी. इसलिए जो इंटरेस्ट कॉस्ट होगी दैट विल बी इक्वल टू आई टाइम्स पी के. देयर कैन बी अनदर सिनेरियो जिसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि लेट्स सपोज कि उनके पास अपना इतना ही फंड्स अवेलेबल थे कि वो बोरो नहीं करते. तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अब ये इंटरेस्ट कॉस्ट जो है इज इट रेलेवेंट एनी मोर और नॉट. तो इसका जवाब ये है कि स्टिल द इंटरेस्ट कॉस्ट इज रेलेवेंट. रीजन बीइंग कि अगर वो इससे ये कैपिटल गुड परचेज ना करते तो वही अमाउंट जो है ये फर्म कहीं इन्वेस्ट करके उसके ऊपर सर्टेन इंटरेस्ट जो है वो अर्न कर रही होती. इन अदर वर्ड्स वो आई जो है इंटरेस्ट रेट is the opportunity cost. Therefore, whether the firm borrows the funds and pays the interest cost will be I times Pk, or the firm uses its own funds, the opportunity cost again is the IPK. फिर आता है हमारा सेकंड कंपोनेंट. सेकंड कंपोनेंट ये है कि जब हमने एक पर्टिकुलर कैपिटल एसेट खरीद लिया एट अ सर्टेन प्राइस, with the changes in the market situations, उसकी प्राइस में, मार्केट प्राइस में कमी या इजाफा होता रहता है. प्राइसेस कभी बढ़ जाती हैं, प्राइसेस कभी कम हो जाती हैं. इसलिए ये प्राइस का बढ़ना विच इज द एप्रिसिएशन ऑफ द प्राइसेस और द एप्रिसिएशन ऑफ द
वैल्यू ऑफ द कैपिटल गुड्स, या प्राइसेस का कम होना विच इज द डिप्रिसिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्राइसेस ऑफ द गुड। मार्केट में प्राइस चेंज की वजह से जो चेंज आती है उसको हम कहते हैं चेंज इन पीके। अगर मार्केट में प्राइस बढ़ जाती है इसकी, आपने लेट्स सपोज एक मशीनरी खरीदी एट 1 मिलियन, लेकिन मार्केट में उसकी प्राइस इस वक्त जो है इज 1.1 मिलियन, तो देन 0.1 इज द चेंज इन पीके विच इज पॉजिटिव। इसलिए जब हम कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में लिखना चाहेंगे तो हम उसको कह देंगे माइनस चेंज इन पीके, क्योंकि दैट इज द बेनिफिट। दूसरी तरफ सपोज कि आपने 1 मिलियन की मशीनरी खरीदी, मार्केट के अंदर उसकी प्राइस हैज कम डाउन टू 0.9 मिलियन, तो यू इनकर्ड अ लॉस इन टर्म्स ऑफ द चेंजेस इन द मार्केट वैल्यू, और वो लॉस इज इक्वल टू 0.1। अब लॉस को भी अगेन जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो दैट विल बिकम अ पॉजिटिव कॉस्ट ऑफ 0.1। तो दिस इज आवर सेकंड कंपोनेंट। देन कम्स द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट। अब जो तीसरा कंपोनेंट है दैट इज ऑफ द डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले बहुत से लेक्चर्स में पहले भी डिस्कस किया है कि जब हम कैपिटल इक्विपमेंट को या फिक्स्ड एसेट को यूज करते हैं तो क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूजेज के साथ साथ उनकी डिप्रिसिएशन होती रहती है, वियर एंड टियर होती रहती है। इसलिए डेप्रिसिएशन जो है वो अकाउंट फॉर करती है कि आपने उस कैपिटल इक्विपमेंट को या फिक्स्ड एसेट को यूज करने के बाद जो आउटपुट प्रोड्यूस की है तो उसकी प्रोडक्शन में उसका कितना परसेंटेज जो है वो यूज हो गया है। से अगर हमारा प्रोडक्शन जो है इज यूजिंग, सपोज एक मशीनरी जो है 10 साल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और 10 साल के बाद मशीनरी खत्म हो जाती है, दैट मीन्स कि हर साल उसकी वियर एंड टियर ऑन एवरेज इज 10%, सो आवर डेप्रिसिएशन रेट इज 10%। टू सम अप, जब हम ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो वी कैन राइट इट डाउन एज इज रिफ्लेक्टेड ऑन दिस स्लाइड हियर कि टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू आई टाइम्स पी के माइनस चेंज इन पी के प्लस द डेल्टा पी के, विच मीन्स कि पहला कंपोनेंट है इंटरेस्ट कॉस्ट का, दूसरा है प्राइस चेंज का और तीसरा है डेप्रिसिएशन का। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि पी के इंटू आई माइनस चेंज इन पी के ओवर पी के प्लस डेल्टा। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ कैपिटल, द इंटरेस्ट रेट, the rate of change of capital prices and the depreciation rate. तो cost of capital जो है it is dependent on 3 factors. एक तो ये है कि interest cost क्या है, उसका ये है कि rate of change in the prices and finally जो है depreciation rate. इसको further elaborate करने के लिए let's take an example ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए कि हम cost of capital जब calculate करते हैं तो इन सारे components को हम किस तरह account for करते हैं। So in this example which we have reflected on this slide, okay, let's assume there is a car rental company and this company buys cars for rupees 1 million each and rents them out to other businesses. If it faces an interest rate of 10% per annum, so that overall interest cost which is I times PK is equal to 100,000, that is 1 million into 0.10. Let's assume the prices of the cars are rising. And when the prices are rising, and let's assume they are rising at a rate of 6% per year. So excluding the maintenance cost, the firm gets a capital gain. Change in PK is of 60,000 per annum. The depreciation rate on these cars are 20% per annum. So the losses due to the wear and tear is delta times PK is 200,000. तो अब इस एग्जाम्पल में हमने वही तीनों कंपोनेंट जो है वो यूज किए कि suppose the worth of the car is 1 million, they have paid 1 million, and we assume whether the firm has borrowed it or they have used their own funds, उसके ऊपर जो cost है that is 10%. 10% के साथ जो overall interest cost है 10% of the 1 million is 100,000. फिर उसके बाद सेकेंड कंपोनेंट था चेंज इन द प्राइसेस, और हमने यहाँ अज्यूम किया कि कार की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं, और अगर वो बढ़ गई हैं एट द रेट ऑफ 6% तो हमारे पास वो दैट बेसिकली इज अ बेनिफिट। इसलिए जो है जब हम कॉस्ट में करेंगे तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट।
एंड फाइनली हमने ये कहा कि डिप्रिसिएशन जो है दैट इज एट द रेट ऑफ 20%. So then we calculated the 20% of 1 million, which was 200,000. To sum up, the total cost for this particular capital investment will be, the total cost of capital is equal to I times Pk minus delta Pk plus delta Pk. Delta Pk, the first one is the change in Pk, which is the change in the price level. And the second delta Pk is the depreciation. So 100,000 minus 60,000 plus 200,000 gives us a total cost of capital which is equal to 240,000. तो जब हम per annum की बात करते हैं तो हम इसको अब कंपेयर करेंगे कि रियल रेंटल कॉस्ट हमारे पास कितनी है फॉर दिस कैपिटल इन्वेस्टमेंट. अगर रियल रेंटल कॉस्ट विच इज R over P is greater than 240,000, the firm is going to make this investment. If the real rental revenue is less than 240,000, the firm is not going to make this investment. And the firm is going to keep on making the investment in these cars, buying more cars with the same facts and figures till the point कि उसकी जो rental income है that is exactly equal to the 240,000. तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर. तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसी कॉन्सेप्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि इससे पहले कि आज हम कंक्लूड करें, हम रिवाइज कर लें कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं. तो आज के लेक्चर में वी स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, और हमने ये कहा कि हमारा इन्वेस्टमेंट इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट्स व्हिच एक्सप्लेन द चेंजेस इन द इनकम इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी. बूम्स एंड रिसेशन में सबसे ज्यादा चेंजेस जो हैं वो हमारी इन्वेस्टमेंट्स में ही आती हैं, या इन्वेस्टमेंट की चेंजेस की वजह से इकोनॉमी जो है इट गोज थ्रू बूम्स एंड द रिसेशंस. फिर हमने ये कहा कि ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर हम इसकी फाउंडेशंस को देखना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिवाइड दिस इन्वेस्टमेंट इनटू 3 कैटेगरीज. पहली कैटेगरी है हमारी बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स की, दूसरी है हमारी रेजिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की, और तीसरी है हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स की. तो आज के लेक्चर में वी स्टार्टेड विद द बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और उसमें हमने ये कहा कि सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्म्स. एक फर्म है हमारी प्रोडक्शन फर्म्स जो कि रेंट करती हैं कैपिटल को टू यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. दूसरी कैटेगरी है हमारी रेंटल फर्म्स की जो कि इन्वेस्टमेंट करती हैं इन द परचेज ऑफ द कैपिटल गुड्स और फिर उनको रेंट आउट करती हैं. और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने जो मॉडल यूज किया दैट वाज द न्यू क्लासिकल मॉडल, और उसको फर्दर प्रोडक्शन फंक्शन जो हमने यूज किया एक्सप्लेन करने के लिए वी यूज द कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन. एंड विद द हेल्प ऑफ द कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन अंडर द assumption of the new classical model of investment, we came up with the final conclusion. और उसमें हमने ये कहा कि जब हम रेंटल फर्म्स की बात करेंगे तो हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फर्क होगा, और जब हम प्रोडक्शन फर्म्स की बात करेंगे तो हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फर्क होगा. तो वी स्टार्टेड विद द प्रोडक्शन फर्म्स, और उसमें हमने ये कहा कि रेंटल प्राइस ऑफ द कैपिटल शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, कि उनके लिए बेनिफिट है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल और उनके लिए कॉस्ट है रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल. दूसरी तरफ जब हम रेंटल फर्म्स की बात करते हैं तो उनके लिए भी हमने जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया तो उसमें हमने ये कहा कि उनकी जो इनकम या बेनिफिट है दैट इज रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल, और उनकी जो कॉस्ट है उसमें हमने कहा कि उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे. इंटरेस्ट कॉस्ट इज 1 कंपोनेंट, change in prices is another component, and thirdly the depreciation. इन तीनों कंपोनेंट्स को जब हम ऐड अप कर लेते हैं तो उसको हम कंपेयर करते हैं रेंटल प्राइस विच इज द बेनिफिट, एंड फाइनली वी से दे आर गोइंग टू मेक एन इन्वेस्टमेंट टिल द पॉइंट कि जहां पे रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर. अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसी इन्वेस्टमेंट के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, एंड वी विल टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट फंक्शंस एंड द अदर कैटेगरीज ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स. आज के लिए डॉक्टर तालत को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.